हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अनदर नेचुरल डिजास्टर दैट इज फ्लड। फ्लड के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। जानते हैं सबसे पहले कि फ्लड क्या होता है। फ्लड को हिंदी में बोला जाता है बाढ़। So that is barred. And flood is a state of high water level along a river channel or on the coast that leads to inundation of land and that is not usually submerged. तो इसमें ये बात बोली गई है कि फ्लड एक ऐसी कंडीशन है जिसमें वाटर लेवल काफ़ी हाई हो जाता है एंड दैट लीड्स टू इनंडेशन ऑफ लैंड। मतलब कि जो लैंड है, जो धरती है, वो पानी से भर जाती है, कंप्लीटली सेचुरेटेड हो जाती है, तो उस कंडीशन को फ्लड बोला जाता है। तो फ्लड हैपन व्हेन वाटर ओवरफ्लो ऑनटू नॉर्मली ड्राई लैंड। कोई सूखी ज़मीन है, मान लें सपोज़ करो रिवर है, तो रिवर में तो पानी है ही, तो उसमें तो हम नहीं बोलेंगे कि फ्लड है, ठीक है? तो कोई जो नॉर्मली ड्राई लैंड है, जब उसमें वाटर ओवरफ्लो करता है, पानी जो है बहुत ज़्यादा उसमें मतलब उसके पोर्स में भर जाता है और इस तरीके से वो सैचुरेटेड हो जाती है कि उसके ऊपर भी पानी तैरने लगता है। तो इस वाटर ओवरफ्लो की कंडीशन को बोला जाता है फ्लड एंड दिस कैन बी ड्यू टू हैवी रेन। ये इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। देर आर न्यूमरस रीजन जिसकी वजह से ये हो सकती है एंड फ्रॉम दोज न्यूमरस रीजन पहला रीजन जो है उसका इट इज़ लाइक मोस्ट प्रोमिनेंट एंड दैट इज़ की हैवी रेन। हैवी रेनफॉल की वजह से फ्लड आती है। नेक्स्ट जो है वो रिवर ओवरफ्लोइंग की वजह से फ्लड आ सकती है। मतलब कि अगर बहुत कम बारिश भी हुई है लेकिन जो रिवर का स्तर है वो पानी उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ गया है या ग्लेशियर मेल्ट हुए हैं तो उसकी वजह से पानी उसमें बढ़ गया है, तो आसपास के इलाकों में क्या होगा, पानी आना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस सिचुएशन को बोला जाता है कि वो भी सिचुएशन क्या होगी कि फ्लड की सिचुएशन होगी। नेक्स्ट वी हैव स्टॉर्म की वजह से, तूफान की वजह से फ्लड आ सकती है और डैम ब्रेकेज की वजह से। डैम ब्रेकेज इज ऑल्सो अ प्रोमिनेंट रीजन ऑफ फ्लड। कि डैम जो है वो ब्रेक हो जाता है जिसकी वजह से, क्योंकि डैम ने पानी को जो अपर लेवल एरिया जो था, जो अपर रीजन जिसे बोलते हैं अपस्ट्रीम, डैम के ऊपर वाला जो एरिया होता है उसको अपस्ट्रीम बोला जाता है और नीचे वाला जो एरिया होता है उसको डाउनस्ट्रीम बोला जाता है। जो अपस्ट्रीम एरिया है वो उसमें जो जितना भी पानी रिजर्वॉयर में रोक रखा था डैम ने, जब डैम ब्रेक होगा तो वो पानी पूरा का पूरा एकदम से जब नीचे आएगा तो उसकी वजह से आसपास के एरिया में इनंडेशन हो जाता है और फ्लड आ जाती है। तो दीज आर द सम रीजंस ऑफ फ्लड। इसके अलावा अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ फ्लड की, तो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फ्लड। इसमें सबसे कॉमन जो है दैट इज़ फ्लैश फ्लड। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके अलावा भी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लड, जैसे कि फ्लैश फ्लड है, रिवराइन फ्लड है, अर्बन फ्लड है। अभी मैं आपको सबसे पहले टाइप्स ऑफ फ्लड बता देती हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें तो देयर इज़ रिवराइन फ्लड। मैं यहाँ पे नोट कर देती हूँ ताकि आपको ईज़ी हो। यू कैन ऑल्सो राइट। सबसे पहली जो फ्लड है दैट इज़ रिवराइन फ्लड बोल सकते हैं या फिर आप उसे बोल सकते हैं रिवर फ्लड। रिवर फ्लड में क्या होता है कि जब रिवर ओवरफ्लो हो जाती है हैवी रेन की वजह से या फिर ऊपर से, यानी जो माउंटेनियस एरिया है वहाँ से स्नो मेल्ट होती है, ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, तो उनकी वजह से जब पानी वो नीचे आएगा, रिवर में ही आएगा, है ना? तो रिवर उसकी वजह से ओवरफ्लो हो जाती है और आसपास के जो एरियाज होते हैं, रिवर के आसपास के जो भी एरियाज होते हैं वो ओवरफ्लो हो जाते हैं, इनंडेटेड हो जाते हैं। तो उस सिचुएशन में उस फ्लड को आप बोलोगे कि वो रिवराइन फ्लड है, क्योंकि वो रिवर की वजह से आई है। जैसे सपोज करो अगर हम इसका एक एग्जांपल लेके चलें कि कोई विलेज है जो कि रिवर के बैंक पे है, मतलब रिवर के किनारे है या रिवराइन जोन पे है। राइपेरियन जोन जिसको बोला जाता है, रिवर का जो किनारा होता है उसको राइपेरियन जोन भी बोला जाता है। तो रिवर बैंक पे कोई विलेज है, इट इज गेटिंग सबमर्ज्ड आफ्टर कंटिन्यूअस रेनफॉल। तो ऐसा होगा कि अगर कंटिन्यूअसली रेनफॉल होगी या स्नो मेल्ट होगा तो रिवर का जो स्तर है, जो पानी का स्तर है, वो बढ़ जाएगा और आसपास के जो एरिया है, वो गांव जो है, वो सबमर्ज्ड हो जाएगा पानी में। सो दैट इज द कंडीशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें सो दैट इज फ्लैश फ्लड। फ्लैश फ्लड फ्लैश फ्लड की अगर हम बात करें तो एक सडन इंटेंस फ्लड होती है। ये सडन फ्लड होती है, इंटेंस होती है, बहुत ज़्यादा पानी इसमें होता है। और ये होती है जब सडन हैवी रेनफॉल होती है, मतलब कि बहुत कम टाइम में जब बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो जाती है, तो उस सिचुएशन में कौन सी फ्लड आती है? फ्लैश फ्लड आती है। तो जैसे कि यहाँ पे बताया भी गया है कि दीज आर रैपिड इनलैंड फ्लड ड्यू टू इंटेंस रेनफॉल। इंटेंस रेनफॉल की वजह से फ्लड कोज होती है एंड सडन फ्लडिंग विद इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन। बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में जब पानी का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता
सडन फ्लडिंग आती है इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये यूजुअली किन एरियाज़ में होता है? ये यूजुअली उन एरियाज़ में होता है जहाँ विच आर वेरी मच प्रोन टू यू कैन से रेनफॉल, जो बहुत ज़्यादा प्रोन है रेनफॉल के, जैसे कि हिली एरियाज़ और अर्बन एरियाज़। अर्बन एरियाज़ में क्या होता है कि वाटर को सीप डाउन होने का या यू कैन से इनफिल्ट्रेशन का वहाँ पे ऐसे कुछ क्योंकि वहाँ पे मिट्टी बहुत कम होती है, तो इनफिल्ट्रेशन का वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं होती, जिसकी वजह से फ्लड के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये जो फ्लड है वो फ्लैश फ्लड अर्बन एरिया और हिली एरियाज़ में यूजुअली देखने को मिलती है। जैसे आपने देखा होगा कि अर्बन एरियाज़ में, क्योंकि वहाँ पे कंक्रीट की रोड बनी होती है, बजरी की, सीमेंट की रोड बनी होती है, तो इन्फिल्ट्रेशन हो नहीं पाता है। जो भी अगर हैवी रेनफॉल हुई है तो इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। तो आपने देखा होगा कि जो सड़कें हैं वो पानी से कितना ज़्यादा भर जाती हैं। दिल्ली में जब फ्लड आती है ये देखने को मिलता है, यूजुअली महानगरों में ये देखने को मिलता है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जो होते हैं। तो वहाँ की जो स्ट्रीट्स होती हैं, दे टर्न इनटू रिवर्स। दे आर लाइक कि नीचे सड़क है ही नहीं, बिल्कुल नदी जैसी वो बन जाती है, काफ़ी स्तर तक पानी उसमें आ जाता है विद इन अ मिनट ऑफ स्टॉर्म। तो ये होती है फ्लैश फ्लड। थर्ड नंबर की फ्लड अगर हम बात करें, दैट इज़ कोस्टल फ्लड। दैट इज कोस्टल फ्लड। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कोस्टल फ्लड है, तो सी के सी वाटर फ्लड, दैट इज समथिंग रिलेटेड टू सी। कोस्टल एरिया मतलब जो सी का जो किनारा होता है, समुद्र के आसपास का जो एरिया होता है, तो सी वाटर फ्लड या कोस्टल ये एरिया में आती है। ये आती है तूफान की वजह से, स्ट्रॉम की वजह से। जब हाई टाइड्स होते हैं ना और सुनामीज होती हैं, तो उनकी वजह से जो कोस्टल एरियाज होते हैं उनमें फ्लड आ जाती है। आसपास के जो एरियाज होते हैं वो कहीं ना कहीं इनंडेट हो जाते हैं, और जो ओशन जिस लेवल पे था उससे वो आगे तक पानी चला जाता है कोस्टल एरियाज में। तो बीच साइड में, दैट बीच साइड के जो टाउन्स होते हैं, दे आर गेटिंग फ्लडेड आफ्टर साइक्लोन। तो देखा होगा कि जब साइक्लोन आते हैं, सुनामीज आते हैं, तो बीच साइड पे जो भी टाउन्स हैं, जो भी लोग बीच साइड पे जो भी यू कैन से जो वेंडर्स हैं, जो खाने का सामान बेचते हैं, कोई भी सामान बेचते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो एरिया जो है फ्लडेड हो जाता है। नेक्स्ट वी हैव अर्बन फ्लड। अर्बन फ्लड, जैसे इनके नाम से ही आप इन्हें रिलेट कर सकते हैं। अर्बन फ्लड में क्या होता है कि दैट फ्लडिंग इन द सिटीज, दैट इज ड्यू टू जब ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है, पाइपलाइंस अच्छे से डली हुई नहीं है, कंक्रीट का पूरा सिस्टम है, तो कहीं पे भी सीपेज की या इन्फिल्ट्रेशन की कोई भी फैसिलिटी नहीं है। तो जब हैवी रेनफॉल होती है ना सिटीज़ में, तो क्योंकि ड्रेनेज फैसिलिटी कुछ है नहीं और इन्फिल्ट्रेशन की फैसिलिटी भी नहीं है, तो पानी जो है वो कहाँ पे तैरेगा? वो सड़कों में तैरेगा। वो आसपास के एरियाज में वो ऊपर ही रहता है, सतह पर ही रहता है, सरफेस पर ही रहता है पानी। सो हैवी रेनफॉल की वजह से क्या होता है, रोड्स जो होती है वो वाटर लॉक्ड हो जाती है। जब मॉनसून आता है ना, जब रेनी पीरियड होता है, जब मॉनसून होता है, तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में क्या होता है कि जो रोड्स हैं वो वाटर लॉक्ड हो जाती हैं, कहीं न कहीं वो पूरी पानी जो है वो रोड्स के ऊपर ही सिचुएशन में जो फ्लडिंग होती है सिटीज़ में, उसको बोला जाता है अर्बन फ्लड। इसका कारण ये है क्योंकि पुअर ड्रेनेज होता है अर्बन एरियाज़ में, ड्रेनेज फैसिलिटी अच्छी नहीं है, अगर वहाँ पे फ्लडिंग होगा। इसके साथ-साथ क्योंकि कंक्रीट का पूरा सिस्टम बना होता है, वहाँ पे मिट्टी बहुत कम होती है, तो पानी को जो है सीप डाउन, फिल्ट ग्राउंड में सीप डाउन होने का, इन्फिल्ट्रेशन का कोई भी वहाँ पे फैसिलिटी नहीं होती है, दैट्स व्हाई वो पानी जो है वो इन्फिल्ट्रेट नहीं हो पाता है और सड़कों पर ही रहता है, तो फ्लड की सिचुएशन कोज कर देता है। सो दैट इज नोन एज अर्बन फ्लड। फिर हम बात करते हैं प्लूवियल फ्लड की। दैट इज प्लूवियल फ्लड, PLUVIAL। फ्लूअल फ्लड में क्या होता है कि वाटर कलेक्ट्स इन द लो लेइंग एरियाज। जो लो लेइंग एरियाज होता है, जब भी हैवी रेनफॉल होता है, भारी बरसात होती है, तो होता क्या है कि जब अगर आसपास कोई रिवर नहीं है, तो जो भी लो लेइंग एरियाज है, मतलब कोई भी, यूजुअली आपने देखा होगा अगर पानी आ रहा है बह के, तो जो भी एरिया ढलान पर होगा, जो भी एरिया लो लेइंग होगा, नीचे होगा, तो पानी का जो मूवमेंट है वो उसकी तरफ होगा और पानी पूरा उसमें भर जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई पार्क है या कोई फील्ड है, तो हो जाता है, होता क्या है ना कि वो जो पार्क है, वो फील्ड है, अगर उसमें मिट्टी मिट्टी थोड़ा भी नीचे है, वो एरिया थोड़ा भी लो लेइंग एरिया, मान लें सपोज करो रोड है इधर और उसके यहाँ पे नीचे पार्क है, मतलब थोड़ा ढलान पर पार्क है, तो पूरा का पूरा जितना भी पानी होगा आसपास के एरिया का, वो पूरा का पूरा पानी बह के लो लेइंग एरिया में इकट्ठा हो जाएगा। और क्योंकि वहाँ पर मिट्टी है, तो मिट्टी उसको होल्ड भी कर लेती है आसानी से। तो जो लो लेइंग एरिया होते हैं, जैसे कि पार्क हो गए, फील्ड हो गए, तो
ऐसा लगता है देखने में कि जब इतना सारा पानी उसमें भर जाता है तो ऐसा लगता है देखने में कि वो कोई मिनी लेक है ना? तो दे टर्न इनटू मिनी लेक आफ्टर हेवी रेनफॉल और आफ्टर स्टॉर्म। सो वो पानी पूरा का पूरा लो लेइंग एरिया में जब कलेक्ट हो जाता है तो उसको प्लूवियल फ्लड बोला जाता है। नेक्स्ट वी हैव डैम ब्रेक फ्लड। सो इसको अलग कैटेगरी में डिवाइड किया है, दैट इज डैम ब्रेक फ्लड। सो फ्लड कई कारणों से आ सकती है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो उनका एक प्रोमिनेंट रीजन जो है, वो प्रोमिनेंट रीजन डैम ब्रेकेज भी है। तो डैम ब्रेकेज फ्लड की एक अलग ही कैटेगरी इन्होंने बनाई हुई है। डैम ब्रेक फ्लड में जैसे बताया मैंने कि जब कोई डैम होता है, व्हेन इट फेल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, या ड्यू टू एनी रीजन, या अर्थक्वेक की वजह से हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज की वजह से हो सकता है, दैट रिलीज जब वो टूटता है तो दैट रिलीज मैसिव अमाउंट ऑफ वाटर इन द डाउनस्ट्रीम एरिया। जैसे मैंने आपको बताया कि एक अपस्ट्रीम एरिया होता है और एक डाउनस्ट्रीम एरिया होता है, तो इनके बीच में डैम होता है। तो जब डैम ब्रेकेज होगा तो जितना भी अमाउंट ऑफ वाटर डैम ने होल्ड कर रखा है रिजर्वॉयर में या अपस्ट्रीम एरिया में, तो डैम ब्रेकेज की वजह से दैट मैसिव अमाउंट ऑफ वाटर दैट रिलीज, वो रिलीज हो जाता है पानी, और वो बड़ी तेजी से बहुत कम टाइम में एकदम से कहाँ आता है, वो डाउन स्ट्रीम में आता है। तो दैट मैसिव अमाउंट ऑफ वाटर गेट रिलीज इनटू द डाउन स्ट्रीम पोर्शन ऑफ द डैम। सो डाउन स्ट्रीम पोर्शन में आने की वजह से तो आसपास के लो लेइंग एरियाज हैं, आसपास के जो विलेजेस हैं, दे आर बीइंग वॉश्ड अवे। सो वो इनंडेट हो जाते हैं पानी से, वो एक तरीके से वॉश्ड आउट हो जाते हैं, मतलब क्योंकि इतना सारा पानी एकदम से आया है, तो जो विलेजेस हैं उसमें फ्लड आ जाती है, दे बीइंग वॉश्ड अवे ड्यू टू डैम कोलैप्स। So that is known as dam break flood. So these are like 6 kind of flood that I told you right now. So these are like डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लड जो मैंने बताया आपको। ओके, सो जैसे फ्लैश फ्लड के बारे में, फ्लैश फ्लड इज़ थोड़ा, इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट क्योंकि इससे प्रीवियसली क्वेश्चन पूछे गए हैं। और एनी अदर फ्लड के मुकाबले, जैसे रिवराइन आप नाम से पहचान सकते हैं, कोस्टल को भी, अर्बन को भी, प्लूवियल लर्न करनी पड़ेगी आपको, डैम ब्रेक को भी आप नाम से पहचान सकते हैं। फ्लैश फ्लड थोड़ा सा ट्रिकी है और ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछा भी गया है। सो जैसे फ्लैश फ्लड सडनली आती है, इंटेंस रेनफॉल की वजह से आती है, और जो भी वाटर फ्लो रैपिडली, तो इसमें कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, की टर्म्स हैं, उनको आपको लर्न करना है। जैसे कि वाटर फ्लो रैपिडली विद हाई डिस्ट्रक्शन पोटेंशियल। हाई डिस्ट्रक्शन पोटेंशियल क्यों होता है? क्योंकि बहुत टाइम, शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा पानी जब फ्लो कर जाता है, तो दैट पोटेंशियल ऑफ वाटर इज़ वेरी मच हाई, इट कैन डिस्ट्रक्ट एनीथिंग। तो वो डिस्ट्रक्ट कर सकता है चीज़ों को बहुत क्विकली वो जब आता है। सो फ्लैश फ्लड आर टिपिकली एसोसिएटेड विद थंडर स्टॉर्म। सो जब गड़गड़ाहट होती है, बिजली होती है, तो बहुत, क्लाउड बर्स्ट जब होता है तो बहुत ज़्यादा पानी एकदम से आता है, तो उससे एसोसिएट होती है फ्लैश फ्लड। कोजेज़ क्या क्या है इसके? कोजेज़ भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोज अजर्शन रीजन में पूछे जा सकते हैं, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। हैवी रेनफॉल जब बहुत कम टाइम ड्यूरेशन में आएगी तो फ्लैश फ्लड होगा। हैवी सिल्टेशन ऑन रिवर बेड, जो रिवर वाला एरिया है, जब उसमें सेडिमेंटेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, सिल्टेशन, सिल्ट जब बहुत ज़्यादा उसमें जमा हो जाएगी, विच रिड्यूसेस द वाटर कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द रिवर। तो वाटर कैरिंग कैपेसिटी मतलब इसको आप ऐसे समझिए, जैसे रिवर है, रिवर जो बेड है उस पे बहुत ज़्यादा सेडिमेंटेशन या सिल्टेशन हो गया, तो पानी का स्तर ऊपर ऊपर बढ़ता जाएगा। तो जैसे ही बहुत ज़्यादा बरसात होगी तो रिवर उस पानी को होल्ड नहीं कर पाएगी, और रिवर का पानी प्लस जो हैवी रेनफॉल का पानी है वो अल्टीमेटली फ्लैश फ्लड कॉज करेगा। नेक्स्ट वी हैव ब्लॉकेज इन द ड्रेन। तो जो भी पाइपलाइंस होती हैं, जो भी ड्रेनेज सिस्टम सड़कों पे होता है, उसमें अगर ब्लॉकेज होता है, दैट लीड्स टू फ्लडिंग ऑफ दैट एरिया। लैंडस्लाइड ब्लॉकिंग द फ्लो ऑफ द स्ट्रीम, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम एंड रिजर्वियर्स इन एरियाज दैट आर प्रोन टू साइक्लोन। और जो एरिया साइक्लोन जहाँ पे बार बार आते हैं, स्ट्रॉन्ग विंड अकम्पनीड बाई हैवी डाउनपोर अलोंग विद द स्टॉर्म सर्ज। तो स्टॉर्म के साथ साथ जो है, जिन एरियाज में साइक्लोन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो स्ट्रॉन्ग विंड के साथ साथ वहाँ पे बरसात जब होती है तो उसकी वजह से फ्लैश फ्लड आती है। So these are the like reason of flash flood. So this is it in this video in which we talk about a flood. Flood क्या होता है और कितने तरीके की flood होती है, and किस तरीके से डिफरेंट फ्लड, फ्लैश फ्लड के क्या कारण हैं। और नाउ थोड़ा सा हम देख लेते हैं हाउ हाउ वी कैन कंट्रोल, हाउ वी कैन रिड्यूस द इम्पैक्ट दैट आर caused due to that sudden outbreak of flood या flash flood.
सो इसको हम थोड़ा-सा देख लेते हैं कि फ्लैश फ्लड से होने वाले जो भी नुकसान हैं, उसको हम कैसे रोक सकते हैं। मिटिगेशन मेजर्स बेसिकली इसके क्या हो सकते हैं? तो इसको हम एक बार देख लेते हैं। क्योंकि जब हम कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर पढ़ते हैं, तो नेचुरल डिज़ास्टर पढ़ने के साथ-साथ हमें पता होना चाहिए कि उस नेचुरल डिज़ास्टर को रोका कैसे जा सकता है। क्योंकि अगर क्वेश्चन इसमें आता है इस तरीके से, आपके पास अगर क्वेश्चन स्टेटमेंट उसने अगर आपको दिए हैं एंड यू हैव टू चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट और यू हैव टू एलिमिनेट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें काम आती हैं। क्योंकि उसमें एक स्टेटमेंट अगर वो नेचुरल डिज़ास्टर से दे रहे हैं, तो उसमें मिटिगेशन मेजर से रिलेटेड भी कोई ना कोई स्टेटमेंट वो प्रोवाइड करते हैं। मिटिगेशन मेजर की अगर हम बात करें, मिटिगेशन मेजर का मतलब होता है कि किस तरीके से आप चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं उसके इम्पैक्ट्स को। फ्लड को हमेशा प्रिवेंट तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर वो क्लाउड बर्स्ट से हुई है, थंडर स्टॉर्म से हुई है, सडन हेवी रेनफॉल हुई है, तो उन चीज़ों को आप कैसे रोकोगे? आप बारिश को कैसे रोकोगे, है ना? बट कुछ मेजर्स लेके हम इसे ठीक कर सकते हैं। तो फ्लड कैन नॉट ऑलवेज बी प्रिवेंटेड, बट हम इसे रिड्यूस कर सकते हैं। किसे रिड्यूस कर सकते हैं? हम रिड्यूस कर सकते हैं फ्लड से होने वाले डैमेज को। एंड किस तरीके से हम उसे रिड्यूस कर सकते हैं? थ्रू स्मार्ट प्लानिंग, थ्रू स्मार्ट एक्शंस, बाय टेकिंग सम बाय टेकिंग सम स्मार्ट डिसीजंस। तो कुछ प्लान करके, स्मार्ट डिसीजन लेके हम चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले लेवल पे अगर हम बात करें, तो स्ट्रक्चरल मेजर्स। हम स्ट्रक्चरल मेजर्स या फिजिकल बैरियर की मदद से फ्लड से होने वाले नुकसान को रोक सकते हैं। ठीक है? बारिश को तो हम नहीं रोक सकते, पर नुकसान को रोक सकते हैं। जैसे कि डैम्स और रिजर्वोयर की मैंने बात की, तो डैम ब्रेकेज फ्लड में डैम टूटने की वजह से फ्लड आ रही थी, है ना? सो डैम और रिजर्वोयर को दे स्टोर एक्सेस वाटर एंड स्लोली वी रिलीज दैट। तो हम उनको इस तरीके से स्ट्रक्चरली बनाएं कि वो लंबे टाइम टाइम तक टिके रहें, और दे कैन होल्ड रिजर्वोयर को इस तरीके से बनाएं सो दैट दे कैन होल्ड मोर वाटर। सो वी कैन मेक इट लाइक दैट। एम्बैकमेंट बना सकते हैं। एम्बैकमेंट होते हैं रेज्ड जो बैरियर होते हैं, जो कि रिवर के अलोंग बनाए जाते हैं, एंड दे आर लाइक रेज्ड बैरियर दैट आर अलोंग द रिवर। और वो क्या करते हैं, जो भी ओवरफ्लोइंग वाटर होता है ना, उसको कहीं ना कहीं, क्योंकि वो क्या है, बैरियर का काम कर रहे हैं, बैरियर का काम कर रहे हैं, तो जो भी ओवरफ्लोइंग वाटर होता है बहुत तेजी से नहीं जाता, वो टकराता है, इन बैरियर से टकराता है, तो उसकी जो स्पीड होती है ना, वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। तो जो फ्लड्स जैसे कि एकदम से पानी जब बह के जाता है, तो आसपास की जो भी चीज़ें हैं वो अपने साथ, क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है ना, कि वो अपने आसपास की चीज़ों को अपने साथ बहा के ले जाता है। बट जब हम बैरियर्स बना देंगे, तो वो उसकी एनर्जी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। जो ओवरफ्लोइंग वाटर है, उसकी एनर्जी जब कंट्रोल हो जाएगी, तो फ्लड से होने वाले नुकसान को रोका जा सकता है। तो एम्बैकमेंट बना सकते हैं। सेकंड थिंग इज दैट नेक्स्ट वी हैव फ्लड वॉल्स। फ्लड वॉल्स बनाई जा सकती हैं। फ्लड वॉल्स क्या होती हैं? दैट फ्लड वॉल्स में क्या होता है, कंक्रीट और मेटल की वॉल्स होती हैं। दे आर बिल्ड टू प्रोटेक्ट सिटीज फ्रॉम रेजिंग वाटर। तो जैसे कि सपोज करो पानी आ रहा है, और जितना भी पास्ट में पानी का स्तर देखा गया है, उससे ऊंची अगर हम मेटल की या कंक्रीट की दीवारें बना दें, मिट्टी की तो नहीं बना सकते, क्योंकि मिट्टी तो कहीं ना कहीं पानी को एब्जॉर्व करेगी, है ना? तो जो भी वाटर रेजिस्टेंट मिनरल्स हैं, मटेरियल्स हैं, जैसे कि मेटल्स है, कंक्रीट है, तो इनकी दीवारों को जब हम बनाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं पानी की काइनेटिक एनर्जी को रोकेंगी भी, और पानी को भी रोकेंगी, और पानी आगे तक नहीं जा पाएगा। फ्लड वॉल क्रिएट कर सकते हैं। ड्रेनेज सिस्टम को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि अर्बन फ्लड का आने का मेन कारण जो था, वो मल फंक्शन इन दैट ड्रेनेज सिस्टम। सो वी कैन इम्प्रूव द स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स टू प्रिवेंट वाटर लॉगिंग इन द सिटीज, जिसकी वजह से हम अर्बन फ्लड को रोक सकते हैं। सो दीज आर द स्ट्रक्चरल मेजर्स, जिसमें कि हम डैम बना रहे हैं, एम्बैकमेंट बना रहे हैं, फ्लड वॉल्स बना रहे हैं, ड्रेनेज सिस्टम बना रहे हैं। सो हमने यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर क्रिएट किए हैं। उन स्ट्रक्चर्स को क्रिएट करके हम फ्लड को रोक रहे हैं। ये तो था स्ट्रक्चरल मेजर। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट वी हैव नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स। नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स में क्या आता है कि अर्लिंग वार्निंग सिस्टम हम एक तरीके से फ्लड को लेके क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि वेदर अलर्ट, हम लोगों को वेदर की जानकारी देके, मौसम विभाग जो है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वो ये काम बखूबी करते भी हैं कि वो वेदर अलर्ट अगर हम लोगों को प्रोवाइड करें, ताकि लोग अपने तरीके से मैनेज कर सके चीज़ों को, और आने वाली फ्लड से लोगों को एक तरीके से बचाया जा सके। सो वी कैन इन्फॉर्म पीपल अबाउट पॉसिबल फ्लड। पहला तरीका तो ये है, अर्ली वार्निंग सिस्टम। फ्लड रेजिस्टेंट बिल्डिंग बनाई जा सकती हैं, जैसे कि
नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज़ में, आसाम में भी देखा गया है। हाउसेज़ और स्टिल्ट्स बनाए जाते हैं, दे आर मेड ऑन द रेज़्ड प्लेटफ़ॉर्म इन फ्लड प्रोन एरियाज़। तो जिन एरियाज़ में फ्रीक्वेंट फ्लड आती है ना, तो वहाँ पे क्या होता है, रेज़्ड प्लेटफ़ॉर्म पे एक तरीके से हाउसेस को बनाया जाता है। मतलब जो घर होते हैं बिल्कुल ज़मीन पे नहीं, उनको ज़मीन से थोड़ा ऊपर उठा के बनाया जाता है। सो जिससे क्या होता है, फ्लड का जो पानी है उन्हें अफ़ेक्ट नहीं करता है। मान लीजिए पानी जो है फ्लड का, वो इस लेवल तक आ रहा है, बट आपके जो हाउसेस हैं वो इस लेवल पे हैं, तो फ्लड का पानी उन्हें अफ़ेक्ट नहीं करता है। सो एक तरीका ये हो जाता है। नेक्स्ट वी हैव एफोरेस्टेशन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए। जितना भी ज़्यादा आप प्लांटिंग करेंगे ट्रीज़ की, तो ट्रीज़ क्या करते हैं, पानी को, जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को एक तरीके से होल्ड करके रखती है, साथ ही साथ जो है वो रेन वाटर को भी एब्जॉर्ब करती है। तो जो फ्लोइंग वाटर की जो एनर्जी है वो कहीं न कहीं होल्ड हो जाती है रूट्स में, एंड ये जो सरफेस रन ऑफ है उसको रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से जो फ्लड से होने वाले नुकसान है वो बचाए जा सकते हैं। सरफेस पे जो भी चीज़ें हैं जो फ्लड की वजह से तहस-नहस हो जाती है, वो एकदम से नहीं होंगी, क्योंकि जो ट्रीज़ है वो उसकी जड़ों में पानी एब्ज़ॉर्ब हो जाता है। तो एफोरेस्टेशन से हम ये कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड, जो कि यूजीसी नेट में बार-बार पूछा गया है। सो ये एक लाइक इनोवेटिव अप्रोच है कि पानी को किस तरीके से आप यूटिलाइज़ करते हैं। सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या होता है, वी स्टोर रेन वाटर और हम उसको यूटिलाइज करते हैं, जैसे कि हम उसे कार वॉशिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, अपने पौधों में पानी देने के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं, मोपिंग के लिए यानी पोछा लगाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, वॉशिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो डिफरेंट पर्पज़ के लिए हम उस स्टोर रेन वाटर को यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे रूफ पे जो भी पानी है आप उसे कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट किया जाता है वाटर को, उसको स्टोर किया जा सकता है एंड यूज़ किया जाता है। सो फर्स्ट इज़ कलेक्शन, देन स्टोरिंग एंड देन यूजिंग। CSU इसकी टेक्निक है, कलेक्टिंग, स्टोरिंग एंड यूसेज ऑफ दैट रेन वाटर। तो कहीं ना कहीं हमने जो पानी है उसको वेस्ट नहीं होने दिया, हमने उसको यूटिलाइज किया, और साथ ही साथ इससे सरफेस जो रन ऑफ है वो भी रुक जाता है, तो फ्लड भी नहीं आएगी और पानी भी यूटिलाइज हो जाएगा, यूज़ हो जाएगा एक अच्छे वे में। वी कैन यूज़ इट, और वाटर की जो वेस्टेज है वो भी कम होती है, और वी कैन सेव वाटर इन दैट वे। सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और इसके अलावा इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस हम कर सकते हैं, जैसे कि फूड है, वाटर है, फर्स्ट एड किट है, और इवैक्यूएशन प्लान है, वो हम तैयार कर सकते हैं। अगर फ्लड से पहले हमें अलर्ट मिल जाते हैं सायरन्स के थ्रू, या वेदर फोरकास्टिंग अगर हो जाती है, तो हम वी कैन प्रिपेयर आवर कम्युनिटीज़, वी कैन प्रिपेयर द पीपल हु आर लिविंग बिसाइड अस। सो इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस हम कर सकते हैं। इसके अलावा पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट की जा सकती है, लोगों को एजुकेट किया जा सकता है, ट्रेनिंग कैंप के थ्रू लोगों को ट्रेनिंग दी जा सकती है कि किस तरीके से एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एट दैट स्पॉट, क्योंकि जब नेचुरल डिज़ास्टर आते हैं तो समझ नहीं आता है कि करना क्या है, क्योंकि वो इतना तेज़ी से आते हैं ना। अगर क्लाउड बर्स्ट हुआ है तो एकदम से फ्लैश फ्लड आएगी, तो इतनी तेज़ी से चीज़ें होंगी कि पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट टू डू। सो लोगों को इससे पहले ही ट्रेनिंग कैंप के थ्रू लोगों को ट्रेन किया जा सकता है, ताकि वो अपने आप को और अपने आसपास की कम्युनिटी को बचा सके। So we can educate people what to do before, what to do during and after the flood. So these are the mitigation measures, जिसमें हमने स्ट्रक्चरल, नॉन स्ट्रक्चरल तरीके से और कम्युनिटी और इंडिविजुअल एक्शन के थ्रू किस तरीके से हम इंडिविजुअल लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे इस चीज़ के जो इम्पैक्ट हैं उसको रिड्यूस कर सकते हैं, एंड हाउ वी कैन मेक अ बेटर वर्ल्ड. So this is it in this video. Thank you for listening me so patiently. If you have any query regarding that flood, type of flood and the mitigation measure, so do comment me in the comment section. I will be more than happy to cater that. तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, एंड प्रिपेयर रहिए यूजीसी नेट एग्जाम के लिए। वापस से चीज़ों को रिवाइज करते रहिए, रिकैप करते रहिए। बाकी मैं तो हूँ ही। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, डू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन. I will love to cater that. Thank you for listening me so patiently. Bye bye.